नूतन का अभिनंदन हो, प्रेम पुलक में जन जन हो। फणीश्वर नाथ रेणु के ये शब्द हमारे यानी पूरे ललन टॉप की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। नए साल के पहले दिन पहले ललन टॉप शो में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ आई बड़ी खबरों पर बात करेंगे। मसलन लखनऊ का मर्डर केस, मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, इन दोनों खबरों पर आज विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे इस पर कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आखिर चल क्या रहा है। मेलबर्न की हार के बाद गौतम गंभीर ने क्या कहा और कौन है वो सीनियर खिलाड़ी जो अंतरिम कप्तान बनने का दावा ठोक रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, 31 दिसंबर 2024 की तारीख। होटल का नाम शरणजीत। रूम नंबर 109 की बेड पर 5 लाशें पड़ी हैं। सभी शवों को कंबल से ढककर रखा गया है। मृतकों में एक महिला है और उनकी 4 बेटियां। सामने खड़ा है उन्हीं का एक बेटा जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इस बात को कबूल कर रहा है कि उसी ने सबकी हत्या की है और इसमें साथ दिया है उसके पिता ने। 6 मिनट 54 सेकंड का ये वीडियो है। इसमें लड़का कह रहा है कि उसने बस्ती वालों से तंग आकर परिवार की हत्या कर दी है। उसकी योजना थी कि इसके बाद वो अपनी भी जान ले लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में ये होटल पड़ता है, नाम शरणजीत। यहाँ अस्मा नाम की महिला 4 बेटियों के साथ रुकी थी। बेटियों के नाम अलशिया, रहमीन, अक्सा और आलिया। चारों बेटियों की उम्र क्रमशः 19, 18, 16 और 9 साल। परिवार आगरा का रहने वाला था। अरशद अस्मा का बेटा था और इन चारों लड़कियों का भाई। मर्डर का इल्जाम भी 24 साल के इसी अरशद पर है। कबूलनामे वाले वीडियो के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार में अरशद समेत कुल 8 लोग बताए जा रहे हैं। 5 की हत्या कर दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा कि एक और लड़का है परिवार में जो बचा हुआ है और फिलहाल पुलिस के पास है। अरशद गिरफ्तार है। उसके पिता बदर, जिस पर हत्या में शामिल होने का आरोप है, वो फरार है। मां और बहनों की हत्या के बाद अरशद ने ही होटल के स्टाफ को बताया। होटल के स्टाफ ने पुलिस को बताया। पुलिस पहुंची तो होटल के रूम नंबर 109 में अरशद शवों के पास बैठा था। मृतकों के गले और कलाई पर चोट के निशान थे। हत्या कैसे की गई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। आशंका है कि गला दबाकर कलाई काटकर हत्या की गई है, जैसा अरशद ने अपने वीडियो में बताया है। फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद पता लगाया, कमरा सील कर दिया गया है। बेड की चादर और अन्य एविडेंस कलेक्ट करके जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। होटल के अन्य कमरों में कौन कौन रुका था और इस परिवार में और कितने सदस्य हैं, इस तरह की जानकारियां भी निकाली जा रही हैं। आसपास के सीसीटीवी को चेक किया जा रहा है। हत्या की गुत्थी खोलने में अरशद का वीडियो एक बड़ा और अहम सबूत साबित हो सकता है। वो क्या कह रहा है, कुछ खास बातें आपको बताते चलते हैं। बस्ती वालों से तंग आकर ये कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को मारा है। पुलिस को ये वीडियो मिले तो एक बात जानिए कि इन सबों में जिम्मेदार बस्ती वाले हैं। 10-15 दिन हो गए हम फुटपाथ पर सो रहे हैं, हमारा घर छीन लिया गया, बच्चे ठंड में भटक रहे हैं, जबकि मकान के पेपर हमारे पास हैं। इतने में पीछे से भी कोई आवाज़ आती है, संभवतः वो उसके पिता बदर की हो सकती है। इसका प्लान था कि किसी गलत इल्ज़ाम में हम दोनों यानी अरशद और उसके पिता बदर को जेल पहुंचाकर इसके बाद हमारी बहनों की तस्करी करना। हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए आज रात के 2 बज रहे हैं हमें अपनी बहनों का गला दबा के और हाथ की नस काट करके मारना पड़ रहा है। ये सब धर्म के नाम पर हुआ है। इसके बाद अरशद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कहता है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सब कुछ उसके वीडियो के जो हाईलाइट या जो हाई पॉइंट थे वो हमने आपको बताया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले
तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। हत्या आरोपी अरशद का पिता बदर अभी कहाँ है पता नहीं चल सका है। उसका मिलना भी इस घटना की गुत्थी खोलने में और अहम साबित हो सकता है। बदर ने एक वीडियो और बनाया, उसने भी बनाया है, लेकिन वो घटना के पहले अरशद के पिता बदर ने हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। आपने सुना बदर अपने वीडियो में क्या कह रहा है और किस तरफ इशारा कर रहा है। इसमें बदर कह रहा है कि कुछ लोग मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई, पुलिस समझौता करने का दबाव डाल रही है। 18 दिसंबर की सुबह हमसे फिर झगड़ा किया गया, हम लोग भटक रहे हैं, बहुत परेशान हैं, वो लोग हमें जान से मारना चाहते हैं, पुलिस जांच कर रही है। बदर और अरशद किन लोगों की बात कर रहे हैं, कौन थे वो लोग जो कथित तौर पर इस परिवार को परेशान कर रहे थे और क्यों परेशान कर रहे थे। बदर ने वीडियो में ये भी कहा कि परिवार इस्लाम धर्म छोड़ना चाहता है। वे सभी बातें, ये जो भी बातें कही गई, ये सब सघन जांच के घेरे में है। इस घटना पर अरशद और बदर की बातों को विस्तार से जो समझाया गया, जो उन्होंने कहा, इसकी जानकारी लखनऊ में मौजूद पत्रकार दे रहे हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं कि ये कमरा नंबर 109 है, जहां पर ये सभी परिवार के लोग ठहरे थे। कमरा नंबर 9 जिसको पुलिस ने अभी सील कर दिया है, और इसी कमरे में ये परिवार मौजूद था, जिसमें 4 बहनें थीं, माँ थी, बेटा था और पिता मौजूद थे। देर रात ये सभी यहाँ पर पार्टी भी करते हैं, सूचना मिली है पुलिस के द्वारा, जिसमें देर रात 9 वर्ष की पार्टी होती है। और उसके बाद बेटे के द्वारा, जिसमें बाप की संलिप्तता भी पाई जाती, बेटा अरशद और पिता बदर, ये दोनों इस पूरी हत्या में शामिल हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर देर रात हत्या की जाती है। कुछ मीडिया हाउस आगरा में इस परिवार के मोहल्ले में भी पहुंचे। वहां पड़ोसियों ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि अरशद की शादी हो चुकी है, लेकिन 6 महीने में ही पत्नी से अलगाव हो गया। परिवार में अक्सर लड़ाई होती थी और अरशद की मोहल्ले वालों से भी लड़ाइयां चलती रहती थी। अब पुलिस ने बताया कि 30 दिसंबर को ये सभी लोग आगरा से लखनऊ आए। आरोपी ने हत्या का कारण घर परिवार से जुड़े एक विवाद को बताया है। हालांकि ऐसी कौन सी वजह थी कि उसको पूरे परिवार की हत्या उसने कर दी, इतना जघन्य कृत्य अंजाम दिया, और इसके पीछे क्या अहम वजहें हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी तक जो उसने बताया है सिर्फ उतना ही सामने आया है। परिवार आगरा के इस्लाम नगर, डेढ़ी बगिया, कुबेरपुर का रहने वाला था। पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई है। इस पर वहां लखनऊ की डीसीपी रवीना त्यागी कुछ बता रही, सुनिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। लखनऊ मर्डर केस पर आगे जो भी अपडेट आता रहेगा, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, ये शब्द किसके हैं? 31 दिसंबर को मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य के पिछले करीब 1.5 साल से चल रही हिंसा के तमाम दौर पर माफी मांगी। माफी मांगने में के बाद यह भी कहा गया कि मणिपुर अब शांति की ओर बढ़ रहा है। इस बात को 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि मणिपुर में फिर से हिंसा की खबरें सामने आने लग गई। नए साल के पहले दिन यहाँ एक जिला है इम्फाल पश्चिम, ये क्रिकेट स्टेडियम की तरह है, मैप के जरिए आप समझिए इसको। इम्फाल पश्चिम केंद्र में एक छोटा सा मैदान है जो चारों तरफ से बाकी जिलों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में कांगपोकपी जिला है, पूर्व में इम्फाल पूर्व और थोबल जिला है, दक्षिण में थोबल और विष्णुपुर जिला, और पश्चिम में सेनापति और विष्णुपुर जिले से घिरा हुआ है। ये नक्शा है। इसी इम्फाल पश्चिम के कंडक बंद इलाके में 31 दिसंबर की रात करीब 1 बजे, मतलब 1 तारीख हो चुकी थी, कुछ हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला किया। गांव को टारगेट करके बम फेंके गए। गांव वालों ने भी कथित तौर पे जवाबी फायरिंग की। ये सब अल सुबह तक चलता रहा। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस हमले ने इम्फाल पश्चिम में भी और मणिपुर की राजनीति में भी तनाव फिर से बढ़ा दिया है, खास तौर की इसलिए क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री अभी 12 घंटे पहले ही ये दावा कर रहे थे कि अब सब कुछ शांत है। बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर में मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की
408 घटनाएं दर्ज की गई। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं हुई। मई 2024 से अब तक 112 घटनाएं सामने आई। कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कई लोगों का घर छूट गया। मैं इन सब के लिए माफी मांगना चाहता हूं। सीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तमाम पार्टियों के नेता अब सवाल उठा रहे हैं, क्या, वो भी सुन लीजिए। दिस सॉरी शुड हैव कम अर्लियर, ये पहले आना चाहिए। आज तकरीबन 19-20 महीने के बाद आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं, और आपकी सॉरी से रप्चर्ड रिलेशनशिप को क्या फायदा होगा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, पीएम खुद मणिपुर जाकर वहां ये बात क्यों नहीं कह सकते। वे जानबूझकर 4 मई 2023 के बाद से राज्य का दौरा नहीं कर रहे हैं, जबकि वे देश दुनिया की यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर के लोग इस उपेक्षा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा है कि नहीं, बात यह है कि 19 महीने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी। जयराम रमेश के इस पोस्ट पर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए लिखा, साल 1992 से 1997 के बीच हिंसा काफी बढ़ गई थी। क्या पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या वे माफी मांगने मणिपुर आए थे? मैंने जो माफी मांगी है वो उन लोगों के लिए अपना दुख प्रकट करना है जो विस्थापित हो गए और बेघर हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में ये एक अपील थी कि जो हुआ उसे माफ कर दें और भूल जाएं। हालांकि आपने इसमें राजनीति ला दी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोग उसको भूल जाएं, लेकिन क्या इतना आसान है ये सब कुछ भूल जाना? ये भी एक सवाल है। याद दिला दें, मणिपुर में हिंसा का ये दौर 3 मई 2023 से शुरू हुआ। वजह जो मैतेई समुदाय है उसको एसटी आरक्षण दर्जा देने की जो मांग और वहां पे जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में अब तक कुकी और मैतेई दोनों ही समुदायों के 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जख्मी हुए, ठीक हुए, कई बार चोटें आई। अब तक 11,000 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 500 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अब इस खबर पर क्या अपडेट होता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कौन वहां जाता है, कौन नहीं जाता है, इस पर भी सवाल होते रहेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ी और आगे की खबरों पर जो देश दुनिया में चल रही हैं। अगली खबर दिल्ली के आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को एक पत्र लिखा। इसमें कुछ पूछा क्या आरएसएस बीजेपी की गलत हरकतों में उसका सहयोग करेगा। लेटर की 3 खास बातें जो है हम आपको पढ़ के बता देते हैं। पहली जो बात है उसमें उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगेगा, क्या ये सच है? दूसरी, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? तीसरी, बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने की कोशिश हो रही है, जबकि ये लोग कई सालों से यहाँ रहते हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है? इसके जवाब में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, उन्होंने केजरीवाल को लेटर लिखा है और उनके कामों को लेकर माफी मांगने की मांग की है। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की ओर जो खेल के मैदान से जुड़ी है, लेकिन खेल के मैदान पे जो उसका प्रभाव है वो ड्रेसिंग रूम में कैसे है, इस पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में औसत से भी कमतर प्रदर्शन और सीरीज में 1-2 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया के कैंप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट लिखी और उसके मुताबिक मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर गुस्सा किया। कहा, मैंने आप लोगों को 6 महीने तक की छूट दी थी कि आप अपने हिसाब से खेलें, लेकिन अब बहुत हो गया। बकौल रिपोर्ट गंभीर ने बिना किसी खिलाड़ी का नाम लिए ड्रेसिंग रूम में कहा कि कुछ खिलाड़ी गेम की सिचुएशन के हिसाब से खेलने की बजाय नेचुरल गेम खेलने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि गंभीर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में चेतेश्वर पुजारा को टीम में चाहते थे, लेकिन सिलेक्टर नहीं माने। यह भी दावा है कि रोहित के बतौर कप्तान और बल्लेबाज फ्लॉप होने के बाद एक सीनियर खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट के सामने खुद को अंतरिम कप्तान के तौर पर पेश कर रहे हैं। कौन है वो खिलाड़ी, नाम क्या है, नहीं अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना दावा है
कि किसी सीनियर खिलाड़ी ने ऐसा कहा है। खुद को इस भूमिका के लिए उन्होंने पुश किया है, चूंकि रोहित के टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर निशान लगातार उठ रहे हैं, लिहाजा ये सीनियर खिलाड़ी चाहते हैं कि उन्हें टेस्ट में अंतरिम कप्तान बनाया जाए। ये खबर अब तक ऑस्ट्रेलिया से आई, हमने आप तक पहुंचाई। अगली खबर कहां से जुड़ी है? अगली खबर चंडीगढ़ से है। पटियाला पैग और पंज तारा ठेके जैसे हिट गाने देने वाले सिंगर दिलजीत दोसांझ के लिए अब एक बड़ी मुसीबत आ गई है। 31 दिसंबर 2024 यानी साल के आखिरी दिन दिलजीत का चंडीगढ़ में एक कॉन्सर्ट चल रहा था। इस कॉन्सर्ट में दिलजीत पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप लगे। उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस भी जारी किया गया है, साथ ही 15 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों का दावा है कि कंसर्ट में ध्वनि प्रदूषण की तय सीमा से ज्यादा शोर मचाया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित राव धरेनवर ने दिलजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसे लेकर पंजाब सरकार के महिला एवं बाल विभाग के उपनिदेशक ने लुधियाना के जिला आयुक्त की ओर से और औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। शिकायत में लिखा है कि दिलजीत ने अपने लाइव शो में पटियाला पैग और पंज तारा ठेके जैसे कई गाने गाए जिसमें शराब का जिक्र किया गया है। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले पर का भी जिक्र किया गया। फैसले में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट में तोड़ मरोड़ कर इन गानों को गाया, ऐसा आरोप है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ये नया साल आपके लिए खूब सारी सफलताएं, खूब सारी तमन्नाओं को पूरा करने वाला साबित हो। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नौ। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।